So now this is the second important rule related to redemption of debenture, and this is debenture redemption investment, DRI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. क्या है ये? Rule 18 subsection clause 7C of the company's rule 2014 that a company except the exempted companies, मतलब यहां पर भी कुछ कंपनीज को छोड़ दिया गया, एग्जम्पशन दिया गया है, shall invest an amount not less than 15% of the nominal value of the debentures to be redeemed by 31st March of the next year in a specified securities on or before 30th April of the current year. जिस तरह से कंपनी रूल ये बोलता था कि आप एक सर्टेन अमाउंट जो आपका नॉमिनल फेस वैल्यू है, करेक्ट, उसका एक 10% DRR में डालिए. अब यहां पे कंपनी रूल बोलता है कि आप जितना डिबेंचर रिडीम करने वाले हैं उसका फेस वैल्यू का 15% आप कहीं पे इन्वेस्ट करिए, और वो कहीं पे बता दिया गया है कहां पे इन्वेस्ट करना. बेसिकली जो तुम्हारा शेड्यूल बैंक्स है, आप वहां पे FD करो, ठीक है, आप वहां पे डाल सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. तो वो है 3-4 पॉइंट्स दिया हुआ है जहां पे तो बेसिकली देखो तो कैसे तैयारी किया जा रहा है. 10% तो आप अपने पास रखो और 15% जितना डिबेंचर रिडीम करने वाले हैं. सो याद रखना DRR और DRI में डिफरेंस क्या है. एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि मान लो कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किया है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2023. सो 1 अप्रैल 2023 को कंपनी ने ये 10,000 डिबेंचर इशू किया. मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2024. फिर मेरा उसके बाद एक नया अकाउंटिंग ईयर शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025. ठीक है, अब इसको बहुत सिंपली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको समझो क्या. अब मान लीजिए कंपनी ने यहां पे डिबेंचर इशू कर दिया 1 अप्रैल, जून, अप्रैल, मई और जून. कंपनी बोला यहां पे 2,000 डिबेंचर हम रिडीम करेंगे 30 जून, 3 महीने में 2,000 डिबेंचर रिडीम कर देंगे. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां पे कंपनी बोला हम और 3,000 डिबेंचर रिडीम करेंगे दिसंबर में, ठीक. और 31 मार्च 2024 ईयर के एंड में और 2,500 डिबेंचर हम रिडीम कर देंगे. हो गया क्लियर? अभी भी कितना डिबेंचर बचा और 2,500, वो 2,500 डिबेंचर हम यहां पे दिसंबर में रिडीम करेंगे. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां पे रिडीम करेंगे बाकी का 2,500 डिबेंचर. ठीक है, अब समझो 10,000 इंटू 100 10 लाख हुआ. यह है मेरा डिबेंचर का फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जिसको बोलते हैं. हो गया बच्चा. जब DRR बनता है ना, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो DRR बनेगा 10 लाख का स्ट्रेट अवे. इसका 10% का DRR 1 लाख रुपया DRR में ट्रांसफर हो गया. ये DRR है, क्योंकि DRR का नियम था 10% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का जो फेस वैल्यू है टोटल. ये आउटस्टैंडिंग है, 10,000 डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, तो उसका आपका 10% DRR बन गया. DRI में क्या है? DRI जो बनता है वो DRI टोटल डिबेंचर का नहीं बनता है. रादर आप जितना डिबेंचर रिडीम करोगे उसका जो फेस वैल्यू है उसका DRI बनेगा. अब ध्यान से समझिए स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बोलता है. स्टेटमेंट बोलता है, समय समझिएगा, that shall invest 15% of the nominal value of the debenture
टू बी रिडीम बाय 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सो 1 अप्रैल 2023 को हमने डिवेंचर इशू किया, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2024 है, ठीक। 31 मार्च 2024 तक हम कितना डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं? 2000, 3000, 2500, 7500 डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं। हो गया। इसका फेस वैल्यू कितना है? इंटू 1 विच इज इक्वल टू 7,50,000। तो 15% डीआरआई किसका बनेगा? इसका बनेगा, 7.5 लाख का बनेगा। अगर मान लो ये जो जून में हम 2000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, ये जून वाला, ये अगर हम जून में रिडीम नहीं करें तो 23-24 में तुम्हारा कितना डिवेंचर रिडीम हुआ? एक दिसंबर में 3000 डिवेंचर और एक अगला साल क्या बोल रहा है? बाय 31 मार्च ऑफ द अगला साल, नेक्स्ट ईयर क्या है? 31 मार्च 24। अगला साल मार्च तक हम कितना डिवेंचर रिडीम किए? 3000 और 2500। अब कितना हो गया? 5,500। 5,500 का फेस वैल्यू 5.5 लाख, उसका 12%, सॉरी 15%। अब मान लो हम 3000 डिवेंचर भी अब इशू नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली कहां इशू कर रहे हैं? कितना डिवेंचर इशू कर रहे हैं? 2500 डिवेंचर 31 मार्च 2024, ठीक। तो फिर हम डीआरआई कितना बनाएंगे? 2,500 का, 2,500 डिवेंचर इंटू 100 रुपए, 2.5 लाख का बनाएंगे, 15%। और कब बनाएंगे? ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ऑफ द करेंट ईयर। ऑन और मतलब 30 अप्रैल का पहले, मतलब एनी टाइम बिटवीन 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। तो कॉमन सेंस हम लोग जनरली कब बना लेते हैं? 1 अप्रैल को बना लेते हैं। क्वेश्चन में जनरली ये बोल दिया जाता है कि डीआरआई कब बनाया गया है। तो प्लीज इसको समझिए। कंपनी रूल, अगेन द कंपनी रूल एंड द कंपनी एक्ट इज इंश्योरिंग कि कंपनी बंदोबस्त करे, क्योंकि 10% तो बोला चल साइड कर अपने पास रख, और 15% का बोलता है उसको इन्वेस्ट कर, ताकि तुम अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारे पास वापस 1 रुपया 25 पैसे 1.5 रुपया आएगा। तो फिर उस पैसा का इस्तेमाल तुम रिडेम्पशन के लिए कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। नाम से समझो, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट मतलब डिबेंचर को रिडीम करने के लिए इन्वेस्टमेंट करो, और ये कंपनी के लिए एक एसेट होगा, बिकॉज एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया से समझ में आया? डीआरआई और डीआरआर का बीच में डिफरेंस कैसे है? समझ में आ गया? डीआरआर तो तुम्हारा एक ही बार बन गया, ठीक, लेकिन डीआरआई तुम्हारा कैसे बनेगा? डीआरआई बनेगा कब बनेगा? 30 अप्रैल का पहले, करंट ईयर के 30 अप्रैल का पहले। और कितना का बनेगा? अगला साल 31 मार्च का पहले, 31 मार्च तक जितना डिवेंचर आप क्या कर रहे हो? रिडीम कर रहे हो, उतना डिवेंचर का। अब देखो, मान लो तुमने जून महीने में 2000, 3000, 2500, 7.5 का डिवेंचर रिडीम हम लोग बना लिए। अब पहला रिडेम्पशन कब आ रहा है तुम्हारा? तो तुम पहला बार थोड़ा सा डीआरआई कब बेचेगा? यहां। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर यहां आपको डीआरआई को फिर क्या? डीआरआई हम लोग कर ही क्यों रहे हैं? डिवेंचर को रिडीम करने के लिए। तो जब रिडेम्पशन का समय आएगा तो डीआरआई को क्या करना पड़ेगा? हमको बेचना पड़ेगा, ताकि मेरे पास पैसा आए। अब इससे भी रिलेटेड जर्नल एंट्रीज है। जब पैसा मेरे पास गेन होगा इन्वेस्टमेंट में, उस पर टीडीएस लगेगी, सब धीरे धीरे करेंगे हम लोग। आज हम लोग सिर्फ रूल्स रिलेटेड समझ रहे हैं, ज्यादा हम टेक्निकल अकाउंटिंग में नहीं घुसा रहे तुम लोगों को। आज सिर्फ रूल समझो, बेसिक चीज समझो। डीआरआर क्या है, डीआरआई क्या है, डीआरआर बनाने का मकसद क्या है, डीआरआई बनाने का मकसद क्या है। बहुत जन यहाँ पे कंफ्यूज कर जाता है कि डीआरआर किस पे करे, डीआरआई किस पे करे। डीआरआर हमेशा जितना डिवेंचर टोटल इश्यू आउटस्टैंडिंग है उस पे कर दो, और डीआरआई कैसे करो? अब देखो अगला साल फिर तुम देख लो 31 मार्च 2025 को कितना डिवेंचर रिडीम हो रहा है? 2500। तो ये 2500 का वैल्यू कितना हो गया? 2.5 लाख। इसका 15% का तुम डीआरआई कब बनाओगे? अप्रैल महीना में, 30 अप्रैल का पहले। सो करंट ईयर हो गया मेरा ये इधर पे खत्म होगा। अगला साल 31 मार्च का पहले वाला, इसका पहले जो अप्रैल आ रहा है, इसका ऐसा समझो 31 मार्च 25 तक का पहले जो अप्रैल कौन सा आया? ये आया, तो बना लो। क्लियर?
तो जो डेट को रिडीम हो रहा है, इसको ऐसे समझो, जिस तारीख को रिडीम हो रहा है, जिस मंथ में रिडीम हो रहा है, उस मंथ का जो पहले में जो अप्रैल आया है, उसका पहले वाला अप्रैल। तो यहां पे जून में रिडीम हुआ, उसका पहले अप्रैल कब आया था? 1 अप्रैल 2023। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे 30 का पहले अप्रैल, यहाँ इसका भी यहीं पे बनेगा, इसका भी यहीं पे बनेगा, इसका भी DRI यहीं बनेगा। क्लियर? समझ में आया? सो DRI एक बार में मत बना देना, जैसे जैसे रिडेम्पशन है उस हिसाब से बनता है DRI। तो ये हो गया DRI का फंडा। सो कंपनीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम DRI। किसको किसको DRI नहीं बनाना है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग कंपनीज, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। NBFC हम लोग DRR में देखे थे, अनलिस्टेड NBFC को ना DRR बनाना है ना DRI करना है। बैंकिंग कंपनीज ना DRR ना DRI। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, हाँ, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनको भी DRI नहीं करना है। अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग कंपनीज, इनको भी DRI नहीं करना है। अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इनको भी DRI नहीं करना है। तो अगर मुद्दा का बात समझे, DRI करना फिर किसको है? ठीक, समझते हैं DRI किसको करना है। हम क्या करेंगे, अभी तो आज हम आप लोगों को सिर्फ DRI के बारे में बता रहे हैं। अगला क्लास आप लोग एक चार्ट देंगे, सारा कंपनीज का नाम रहेगा, किसको DRR करना है, किसको DRI करना है। यस नो करके एक चार्ट आपको दे देंगे। है कुछ बड़ा चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा आपको खाली समझने का फेरा और कुछ नहीं। सो अगर हम लोग देखें DRI किसको करना है, तो एक चीज याद रखना, लिस्टेड कंपनीज को DRI करना पड़ता है। लिस्टेड कंपनीज को DRR करना नहीं पड़ रहा था, लेकिन लिस्टेड कंपनी को DRI करना पड़ेगा। सो लिस्टेड कंपनीज को DRI करना पड़ेगा, लेकिन अदर देन बैंकिंग कंपनीज, अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर लिस्टेड कंपनी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लिस्टेड कंपनी अगर बैंकिंग कंपनी है, लिस्टेड कंपनी अगर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इनको DRI करने का जरूरत नहीं है। सो फिर लिस्टेड कंपनी को DRI करना है, लेकिन बैंकिंग वालों को नहीं करना पड़ेगा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नहीं करना पड़ेगा। तो फिर किसको करना पड़ेगा? लिस्टेड कंपनी में करना पड़ेगा आपको NBFC को, HFC को करना पड़ेगा, और अदर कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, लिस्टेड कंपनी, ना वो NBFC ना HFC है, वो किस में आ गया? अदर, उसको बनाना पड़ेगा DRI। समझ में? बायजूस फॉर एग्जाम्पल, अगर बायजूस IPO करता है कल को, तो वो ना NBFC का, ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में आ रहा है, ना HFC का, वो एजुकेशन के अंदर में अदर कंपनी में आ गया, उसको बनाना पड़ेगा DRI। भले लिस्टेड है, लेकिन उसको DRR बनाने का जरूरत। अब से फॉर एग्जांपल जॉर्ज एकेडमी लिस्टेड कंपनी हो गया। अब जॉर्ज एकेडमी लिस्टेड कंपनी हो गया, तो हमको DRR बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको क्या बनाने का जरूरत पड़ेगा? DRI बनाने का जरूरत पड़ जाएगा, बिकॉज ऑफ अदर कंपनी। सो लिस्टेड कंपनी में हमको बनाना पड़ेगा, राइट, NBFC और HFC। लिस्टेड में लिस्टेड कंपनी में NBFC, HFC और अदर तीनों को बनाना पड़ेगा। सॉरी, ये सब बनाना पड़ेगा। सो लिस्टेड कंपनीज जो आपका है, सिर्फ लिस्टेड कंपनी में किसको छोड़ देना? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को छोड़ देना और बैंकिंग कंपनी को छोड़ देना। इनको छोड़ करके DRI बनाएंगे। लिस्टेड कंपनी में NBFC को बनाना पड़ेगा। वही हम जो DRR के बारे में बात कर रहे थे, अगर कंपनी लिस्टेड है, जॉर्ज एकेडमी का लिस्टेड कंपनी है, राइट, हमको DRR बनाना पड़ेगा और हमको DRI भी करना पड़ेगा। सॉरी, DRR नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन DRI बनाना पड़ेगा। हम DRR से क्या हो गए? मुक्त हो गए। जैसे हम तुमको टाटा मोटर के एग्जांपल दिए, टाटा मोटर को DRR बनाना नहीं है, लेकिन DRI करना है। जॉर्ज एकेडमिकल को लिस्टेड कंपनी हो गया, DRR नहीं बनाएंगे, लेकिन DRI बनाएंगे। अब
एनबीएफसी, अगर एनबीएफसी लिस्टेड है तो डीआरआई करना पड़ेगा, लेकिन अगर एनबीएफसी लिस्टेड है तो डीआरआर नहीं करना पड़ेगा। एचएफसी अगर लिस्टेड है तो डीआरआई करना पड़ रहा है, लेकिन अगर अनलिस्टेड है तो अगर एनबीएफसी और एचएफसी दोनों अनलिस्टेड में डीआरआर बनेगा, उन लोगों को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं था। तो डीआरआई किसी अगर बनाना है, इसको अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो लिस्टेड कंपनी एनबीएफसी, लिस्टेड एचएफसी एंड अदर लिस्टेड कंपनीज डीआरआई बनाएगा। अच्छा, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो फिर क्या करें? तो अगर अनलिस्टेड कंपनीज है, अनलिस्टेड कंपनी में अनलिस्टेड एनबीएफसी और अनलिस्टेड एचएफसी, इनको डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है। तो अनलिस्टेड एनबीएफसी ना डीआरआर बना रहा ना डीआरआई बना रहा, अनलिस्टेड एचएफसी ना डीआरआर बना रहा ना डीआरआई बना रहा, और अदर कंपनीज, राइट। सो अदर अनलिस्टेड कंपनीज, जितने भी अनलिस्टेड कंपनीज है अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी, उसको डीआरआई बनाना पड़ेगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसा कर देते हैं तो समझ में आएगा। ऐसे करते हैं, यहां में दो कैटेगरी बनाते हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड का। दिस विल मेक द थिंग्स वेरी क्लियर टू यू। लिस्टेड और अनलिस्टेड में हम पहले कैटेगराइज करते हैं। एक हो गया आपका लिस्टेड और एक हो गया आपका अनलिस्टेड, ठीक है। जब हम लिस्टेड के बात कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनीज का बात कर रहे हैं, नो डीआरआर, यही देखे थे हम लोग, लिस्टेड कंपनी डीआरआर नहीं बना रहा। यस डीआरआर, बट किसको छोड़ करके बनता था? एनबीएफसी को छोड़ करके और एचएफसी को छोड़ करके, हो गया। अब अगर डीआरआई में आए, लिस्टेड में अगर डीआरआई में आए तो डीआरआई, यस लिस्टेड कंपनीज डीआरआई बनाएगा, लेकिन लिस्टेड कंपनीज में जो डीआरआई बनाएगा वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी को छोड़ के, ये लोग नहीं बनाएगा। सो लिस्टेड में AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, ये एग्जेम्प्टेड हो गया डीआरआई बनाने से। इन लोगों को डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर कौन बना रहा है? HBFC बना रहा है, HFC बना रहा है और अदर कंपनीज बना रहा है। सो लिस्टेड कंपनीज में आप AIFI और बैंकिंग कंपनी को छोड़ दो तो HBFC बनाएगा, HFC बनाएगा और अदर कंपनीज भी बनाएगा। दैट इज गोइंग टू हैपन इन लिस्टेड कंपनी। डीआरआर का बात करें तो डीआरआर में कोई भी लिस्टेड कंपनी हो वो डीआरआर नहीं बना रहा है। अनलिस्टेड कंपनी डीआरआर बना रहा है, किसको छोड़ करके? एनबीएफसी और एचएफसी को छोड़ करके। समझ में आ रहा है? तो ये है चीज। और अदर अनलिस्टेड कंपनीज मतलब जितने भी अनलिस्टेड कंपनीज है, नॉन एनबीएफसी, आपका एनबीएफसी को छोड़ करके और एचएफसी को छोड़ करके, अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी, उसको आपको डीआरआई बनाना ही पड़ेगा। सो हम लोग इसको एक चार्ट हम लोग तैयार करके हम आपको दे देंगे। आज उतना डिटेलिंग हम नहीं घुस रहे, सिर्फ डीआरआई का बारे में समझ लेते हैं कि डीआरआई कौन है, डीआरआई क्या है और डीआरआर क्या है। ठीक है, डीआरआर कौन बना रहा है ये तो कैटेगरिकली बहुत क्लियर हो गया। डीआरआई कौन बना रहा है ये भी हम लोग देखें, लेकिन अब हम लोग इसको एक कंपैरिजन कर सकते हैं सारे लिस्ट बना करके कि किसको डीआरआर बनाना और किसको नहीं बनाना, किसको डीआरआई बनाना है, किसको नहीं। उसका शॉर्ट में हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को देंगे। अब अगर इन जर्नल एंट्रीज के बारे में आए तो वेरी सिंपल है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर जर्नल एंट्रीज फॉर डीआरआई। सबसे पहले तो डीआरआई क्रिएट होता है।
करेक्ट। तो जब डीआरआई हम लोग बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, डीआरआई से रिलेटेड दो एंट्री है अगर देखा जाए तो। टेक्निकली डीआरआई से रिलेटेड दो एंट्री है। पहला एंट्री जो है वो डीआरआई बनाने का है। तो जब डीआरआई हम लोग बनाएंगे तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एसेट बढ़ेगा, डेबिट हो जाएगा। और जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरा बैंक से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। सो मेरा एक एंट्री होगा डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो मान लो हमने 100 रुपया का डीआरआई बनाया, ठीक। अब जब इसको हम बेचते हैं, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, जितना इन्वेस्टमेंट किए हैं उतना आ गया। और दूसरा ऑप्शन क्या होगा, जितना इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे ज्यादा आएगा। कम का चांसेस कम होता है, ठीक है। तो फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो पहले डीआरआर बनाएंगे, उसका अलग एंट्री हो गया उसी के लिए। डीआरआई का एंट्री अभी आपको दिखाए, बैंक टू डीआरआई टू बैंक, और जब इसको बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। ठीक है। सो ये बेसिकली एंट्रीज है जो अभी हम लोग जस्ट देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा इसमें एंट्रीज में घुसेंगे, पूरा रिडेम्पशन की एंट्री, कितना टाइप्स ऑफ रिडेम्पशन, कैसे कैसे हम रिडेम्पशन कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट, वन टाइम, ये सब घुसेंगे। आज हम लोगों का क्लास ज्यादातर थ्योरी था, जहां पे हम लोगों ने आज दो चीज पे ज्यादा फोकस किया है। एक डीआरआर पे फोकस किया, एक डीआरआई पे फोकस किया है। डीआरआर क्या होता है और क्यों होता है, डीआरआई क्या होता है और क्यों होता है, कब डीआरआर किस पे बनाया जाता है और डीआरआई किस पे बनाया जाता है। डीआरआर कौन बनाता है हमने आपको क्लियरली बता दिया, अनलिस्टेड कंपनी, जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी है सीधा एनबीएफसी और एचएफसी को छोड़ करके। डीआरआई कौन बनाएगा, सारा लिस्टेड कंपनी में डीआरआई को बनाना पड़ेगा। वहां पे डीआरआर में लिस्टेड कंपनी को एग्जेम्प्टेड था, लेकिन डीआरआई में लिस्टेड कंपनी को बनाना पड़ेगा डीआरआई। लेकिन उसमें किसको हटा दिए, बैंकिंग को हटा दिए, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हटा दिए। क्या लिस्टेड एनबीएफसी बनाएगा डीआरआई, यस। क्या लिस्टेड एचएफसी बनाएगा, यस। अदर कंपनीज, लिस्टेड अदर कंपनीज, हाँ जी बनाना ही बनाना है। समझ में आया। एंड व्हाट अबाउट अनलिस्टेड कंपनी, हाँ जी अनलिस्टेड कंपनी को तो बनाना ही बनाना है। डीआरआर भी बनाना है और डीआरआई भी बनाना है। डीआरआई अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें जो अनलिस्टेड कंपनीज है, इसको अगर थोड़ा सा देखा जाए तो एक चीज क्लियर हो रहा है कि जो अपना अनलिस्टेड कंपनीज है, अनलिस्टेड कंपनी, ठीक, एक्सक्लूडिंग एनबीएफसी और एचएफसी, ये लोग डीआरआर भी कर रहा है और डीआरआई भी कर रहा है। समझ में आया। लिस्टेड कंपनी नो डीआरआर, लिस्टेड कंपनी नो डीआरआर, डीआरआई यस, बट किसको छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी, एक्सक्लूडिंग ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो लिस्टेड कंपनी में कौन कौन बना रहा है, डीआरआई। लिस्टेड कंपनी में डीआरआई कौन बना रहा है, लिस्टेड कंपनी में डीआरआई बना रहा है एनबीएफसी, लिस्टेड कंपनी में डीआरआई बना रहा है एचएफसी, लिस्टेड कंपनी में डीआरआई बना रहा है अदर कंपनी। हो गया, खत्म। यही चार्ट है तुम्हारा, यही चार्ट है। सो अनलिस्टेड कंपनी में एक्सक्लूडिंग एनबीएफसी एंड एचएफसी डीआरआर सबको बनाना है, डीआरआई भी सबको बनाना है। लिस्टेड कंपनी में डीआरआर नहीं बनेगा तो छोड़ी दो, डीआरआर का बातें नहीं है। डीआरआई में एनबीएफसी, एचएफसी एंड अदर लिस्टेड कंपनी, और अनलिस्टेड तो हम तो पहले बोल दिया, अनलिस्टेड तो डीआरआई डीआरआर दोनों बना रहे हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया। अनलिस्टेड कंपनी के साथ रिस्क ज्यादा होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं। देखो जिस कंपनी का शेयर्स ना, जिस कंपनी के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है, थोड़ा सा पब्लिक को उस पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि जब स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी को अपना में लिस्ट करता है तो उसका बढ़िया सा स्क्रूटिनी करके करता है।
लेकिन जो अनलिस्टेड है उसको तो डीआरआर और डीआरआई दोनों करना है। क्लियर है?